पड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ धोखा किया है, उस धोखे के लिए हम यहाँ आए हैं। क्योंकि पैनल हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ में एडमिशन नहीं मिलता। वन रैंक वन पेंशन सिर्फ सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक है। क्या था आज तक ना तो किसी पार्टी ने, ना किसी नेता ने और ना किसी गवर्नमेंट ने उसको माना है। जब से देश आज़ाद हुआ है हम सैनिकों के साथ में शोषण होता जा रहा है। OROP में हमारा जो फंड बढ़ना था वो नहीं बढ़ाया और ना और जिस देश का सैनिक सड़कों पे हो उस देश का क्या होना है। CH का कार्ड बनवाने के लिए गया, बोले 30,000 रुपये दे दो भाई। अरे इतनी तो पेंशन भी नहीं दे दूँ कहाँ से। जिस दिन जरूरत पड़ेगी तो उस दिन जंतर मंतर नहीं, रामलीला मैदान भी छोटा पड़ेगा, इतनी भीड़ हो। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और फिर से आपका स्वागत करता हूं सजग भारत में। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में सैनिक आए हुए हैं। एडवोकेट दिल्ली में काम कर रहा है। एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और आप लोगों को जंतर मंतर पे आने की क्या जरूरत पड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ धोखा किया है, उस धोखे के लिए हम यहाँ आए हैं। क्योंकि हमारे पास एक मतलब नहीं है। अभी तो OROP में जो सबसे बड़ा किया है उसकी वजह से, क्योंकि OROP में हमारा जो फंड बढ़ना था वो नहीं बढ़ाया और ना बढ़ा करके ऑफिसर्स का तो बढ़ा दिया और हमारा ORs का और JCO का बिल्कुल नहीं बढ़ाया। तो उसकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। लेकिन अकेला यही मुद्दा नहीं है, क्योंकि जब सब मुद्दे इकट्ठे हो जाते हैं तब आदमी लेकर के आगे आता है। हमारे मुद्दे जो हैं जैसे ECHS है, इसमें कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है एक्स सर्विसमैन की, तो उसके अंदर भी हमारे को पैसे लिए जाते हैं, महीने का फंड भी काटा जाता है और वहाँ हमारा प्रॉपर इलाज भी नहीं होता। हम पैनल हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ में एडमिशन नहीं मिलता और जब आर्मी हॉस्पिटल बेस हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि यहाँ केवल सर्विसमैन को जो सर्विस कर रहे हैं उनको ही एडमिशन मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह हमारा जो है अत्याचार हो रहा है और हम सब जगह से हताहत होकर के अब यहाँ आकर के बैठे हैं। अच्छा, जय जवान जय किसान की बात करते हैं बराबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसके साथ साथ जवानों के साथ होली, दिवाली सारा त्यौहार मनाते हैं, फिर भी आप लोगों की नहीं सुनी जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। अब वो केवल जो है जनता के बीच में जाकर के ये दिखाते हैं कि हम इनके साथ खड़े हैं, लेकिन जो नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था आज तक ना तो किसी पार्टी ने, ना किसी नेता ने और ना किसी गवर्नमेंट ने उसको माना है। ये सारा का सारा उसके विरुद्ध है। एक बात बताओ, केवल जा कर के दिवाली के दिन एक फौजी को अपने हाथ से मिठाई खिलाने से उसका भला हो जाएगा क्या? जब तक उसके वेलफेयर के बारे में, उसके परिवार के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा जाएगा तो उसके कौन जिम्मेदार होगा? तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब वो सारी इकट्ठी हो गई हैं और इसलिए हम सारे इकट्ठे हो गए हैं। और उसमें क्या है, हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाती कि पहले हम ऑफिसरों के पीछे लग जाते थे और ऑफिसरों को अपना खैरख्वाह समझते थे। ऑफिसर हमें भीड़ दिखाने के लिए इकट्ठे करते थे और हमें ले जा कर के जो रिप्रेजेंटेशन जब होता था तो वो खुद आगे जा करके अपना रिप्रेजेंटेशन देते थे। तो वहाँ गवर्नमेंट के अंदर जो IAS बैठे हैं, जो वहाँ सेक्रेटरी बैठे हैं, वो भी अधिकारी हैं और ये हमारे अधिकारी ये आपस में मिलकर के बात कर लेते थे और उसमें जवानों का भला ना करके ऑफिसरों का भला कर देते थे। तो अब हमने ये चीज़ें देख ली हैं, क्योंकि पहले जवान जो है वो अनपढ़ होते थे और ज़्यादातर उनके पीछे डोलने वाले थे। अब जवान जो हैं नीचे वाले JCO जो हैं वो जैसे मैं हूँ BA LLB कर करके मैं वकील बना बैठा हूँ और हमारे जो है बहुत ऐसे हैं जो बहुत MA कर लिया है, क्वालिफाइड हो गए हैं और उन्होंने बहुत कोर्स कर लिए हैं। अब वो सारे के सारे ऑफिसरों से ज़्यादा क्वालिफाइड है, लेकिन फिर भी उनके साथ ये बदतमीजी हो रही है। तो अब उनकी ईगो है, अपनी एक सम्मान है, वो जागृत हो गया है और अब सारे उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार खड़े हो गए। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि इतना दिन हो गया, 10 दिन से ज़्यादा हो गया आप लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए, अभी तक नेशनल मीडिया क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं कवर कर रही है? नेशनल मीडिया भी गवर्नमेंट के दबाव में है। वो भूतपूर्व सैनिकों की बात को दिखाना ही नहीं चाहती। वो चाहती है कि भूतपूर्व सैनिक जागे नहीं, उनके खिलाफ कैसा अत्याचार हो रहा है तो वो उनको दिखाना नहीं चाहते। तो इतना बात किया जाता है जवानों की हर जगह पर, आप लोगों के नाम पे वोट मांगे जाते हैं और उसके बाद फिर ये हाल होता है कि यहाँ आना पड़ता है, आप लोगों की सुनी नहीं जाती है। जब से देश आज़ाद हुआ है हम सैनिकों के साथ में शोषण होता जा रहा है। जब से हमारे को पर हम सेना में रहते हैं, जब हमारे साथ में अत्याचार किया जाता है, सेना के आने के बाद में भी हमारे अधिकारी जो है ना वो हमारे सर्वे सर्वा बनना चाहते हैं। सिविल हमारे अधिकारी 56 से 60 साल में रिटायर होते हैं, आने के बाद में दोबारा उनको
रोजगार के पूरे अवसर हैं, 100% अवसर मिलते हैं। आने के बाद में जितने भी लाभ वाले पद हैं, जैसे सिक्योरिटी एजेंसी हैं, गैस एजेंसी है, पेट्रोल पंप है, वो उनको मिलता है। और सिक्योरिटी एजेंसी में भी वो हमारा बहुत शोषण करते हैं। गवर्नमेंट से 35,000 रुपये लेते हैं, सैनिक को बेचारे को 20,000 रुपये देते हैं। ऐसा शोषण, अभी अगला आंदोलन हमारा इनके खिलाफ होगा, जो हमारे अधिकारी सिक्योरिटी एजेंसी ले रहे हैं और जो हमारे वेटरनरी के साथ में धोखा कर रहे हैं। अगला आंदोलन हम उनके खिलाफ करेंगे। आप लोग एमएसपी की मांग कर रहे हैं, क्या है ये बताएंगे कुछ जनता को? आप देखो, अगर किसी भी एक अफसर का या जवान का कोई भी हाथ या पैर चला जाता है तो वो तो सोने चांदी का तो नहीं है अफसर का, और जवान का वैसा नहीं है। तो उनको 15,500 रुपये मिलते हैं, जवान को कितने मिलते हैं? 4,500, 550 सॉरी। तो एक्चुअली में ये बहुत बड़ा भेदभाव है। और अफसरों का तो 1 रैंक 1 पेंशन से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि वो 60 साल तक नौकरी करते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन सिर्फ सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक है, और यही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। अफसरों को क्या आता है? हमारे जैसे साहिबान से सीखते हैं वो, उनको अफसरों को पता क्या है, वो किताबों में पढ़ते हैं। और हमारा जवान और जेसीओ ज़मीन के अंदर ज़मीन से जुड़ा हुआ काम करता है, और वही देश के लिए बहुत बड़ा काम करता है। और अभी इतना पैसा दिया गवर्नमेंट ने, इसमें से 64% पैसा तो अफसर ले गए। जवान को जेसीओ क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। OROP क्या है? कुछ भी नहीं है। जवान तो पहले भी उनके आगे पीछे पीछे घूमते रहे, अब जवानों को पता चला है। जैसे वकील साहब ने बोला कि पहले के जवान अनपढ़ थे, अब थोड़े जागरूक हुए हैं, तो हम लोगों ने धरना दिया, और ये धरना अभी चलेगा लगातार। या तो मोदी साहब समझ जाएंगे तो जवानों को ये भेदभाव हटा देंगे, नहीं तो हम 2024 में पक्का दखल करेंगे। जैसे रेवाड़ी में हम मोदी में बना सकते हैं, तो 2024 में बिगड़ेगा। अच्छा, हमने कई मीडिया चैनल देखा जो सरकार के पक्ष में बोलती हैं, उन्होंने इसको आंदोलन को नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये सरकार के खिलाफ है आंदोलन। वो सब बिके हुए हैं, वो मीडिया बिके हुए मीडिया हैं, और केंद्र सरकार के दबाव में है। तो आप देख लो, यहाँ पे जितने भी लोकल मीडिया हैं वही हमारी बात को उठा रहे हैं। ये चुनाव का मुद्दा तो नहीं है आप लोगों का? नहीं, ये कोई हमारा सैनिक को चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता। देश का सैनिक है, देश के लिए है, उसको रोड पर बैठने की क्या ज़रूरत है? अब सर हैं, इनको आपको लगता है कि हम लोगों को रोड पे बैठना चाहिए? जहाँ कहीं ना कहीं हमारे को ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोगों को रोड पे बैठना पड़ रहा है, नहीं तो हमारे को क्या ज़रूरत है? और जिस देश का सैनिक सड़कों पे हो, उस देश का क्या होना है? अच्छा, कहा जा रहा है आज़ादी के बाद शायद पहली बार हुआ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सैनिक धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। ऐसा क्यों हो रहा है? आज़ादी के बाद जो अंग्रेजों के काले कानून थे, उसको सिर्फ मेड इन इंडिया बना के 1950 में चेंज कर दिया, लेकिन चेंज नहीं किया, उसको अंग्रेजों से भी और ज़्यादा सख्त कर दिया, सिर्फ अपने फायदे के लिए, कि ताकि जवान जैसी कोई भी अपना मुंह ना खोल पाए। तो इसलिए अगर भेदभाव होएगा, और एक चीज़ में नहीं, जैसे साहब ने बताया कि बहुत सारी चीज़ों में हमारा मेडिकल फ्री होता था, अब तो 1,000 रुपये कटते हैं ECHS के, तो 12,000 रुपये चले गए। अगर मैं 3,000 रुपये और मिलाऊंगा तो मेडिकल में करा लूँगा मैं। तो लोगों को ये लगता है कि फौजी तो फ्री में इलाज कराते हैं, वो फ्री नहीं है, वो सब कुछ पेड है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से, सरकार कम से कम इन फौजियों की बात को सुने, और जो इनका हक अफसरों ने दबाया है वो रिलीज करें। सर, यहाँ पर कई सीनियर सिटीजन्स भी आए हैं, साथ ही साथ डिसेबल्स भी आए हैं। मैं आपसे जानूंगा, आपका उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है? 70 साल। अच्छा, आप इतने उम्रदाज हो गए, फिर भी आपको यहाँ दिल्ली के सड़कों पे आना पड़ रहा है अपनी मांग को लेकर, क्यों आना पड़ रहा है? मैं सिपाही दिलबाग सिंह हरियाणा रोहतक से आया हूँ। मेरा एक लड़का था, शादीशुदा था, वो पुत्र भी और पुत्रवधू भी दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। ये मेरे 2 पोती पोती हैं। ECH का कार्ड बनवाने के लिए गया, बोले कि 30,000 रुपये दे दो भाई। अरे इतनी तो पेंशन भी नहीं दे दूँ कहाँ से? उसकी बात कर रहे थे वहाँ पर। ECH
जो मेडिकल का जब मैं रिटायर हुआ, जब ये स्कीम नहीं थी, उस टाइम पे ये स्कीम थी नहीं ना, हमको पता। अब ये स्कीम आ गई, हम कार्ड बनवाने के लिए गए, बोला 32,000 रुपये जमा करवा दो। हम कहाँ ही लें 32,000 रुपये, जबकि हमें सैनिक रिटायर हैं गवर्नमेंट से, हम 30,000 रुपये कहाँ ही लेंगे? क्यों कार्ड क्यों नहीं फ्री में बना जा रहे हो? बोला जो 96 में पेंशन आया उसका बन जाएगा, जो 1997 में आया उसका नहीं बनेगा, उसका 30,000 रुपये लगे। मैं 1997 में पेंशन आया हूँ, इतनी तो पेंशन भी नहीं है, कहाँ से लाए भाई इतने रुपये इस चीज़ का कार्ड बनाने के लिए? है कि नहीं समस्या? ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? अगर भाई ये भी एक सैनिक है, देश की रक्षा कर कह रहा है बॉर्डर के ऊपर, हमने उड़ा को पापड़ तो नहीं बेले, मेहनत करी है वहाँ पर भी, दिन रात बॉर्डर के ऊपर खड़े रहे। जो काम सिपाही करता है नाम अफसर का होता है, जो काम हम करते हैं वो नाम अफसर का होता है। भाई अफसर ने ये काम, सैनिक इसमें जो है वो 65 का 71 का युद्ध लड़ चुके हैं और यहाँ आकर उनको अपने न्याय का युद्ध लड़ना पड़ रहा है। उसके लिए सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा आपको कि पहले जब हम सर्विस में भर्ती होते थे तो हमारा मेडिकल फ्री होता था, परिवार का भी और अपना भी, और जब हम रिटायर होके आते थे तो भी हमारा फ्री होता था। लेकिन जो सिविलियन का जो कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है, अब गवर्नमेंट ने जो है हमारे ऊपर भी लागू कर दिया, अब उसको बना दिया ECHS, और उसमें ये 2003 से लागू किया है। अब इसके अंदर एक बात है कि सबसे बड़ी बात जो हमारा एक्चुअल राइट था, जो हक था, उसको गवर्नमेंट ने ख़त्म करके और हमारा इलाज हमारी ही जेब से कराना शुरू कर दिया। जबकि सबसे बड़ी बात ये थी कि फौजियों के लिए ये सारी चीज़ें फ्री थी, मेडिकल सारा फ्री था, लेकिन ये जो है सारा का सारा गवर्नमेंट ने ECHS में ला करके और हमारा हर हवलदार तक 37,000 रुपये, JCO का 67,000 रुपये और अफसर का 1,20,000 रुपये ज़बरदस्ती काटा जाता है ECHS कार्ड बनाने के लिए। और उसके बाद हमारा जो मंथली फैमिली फिक्स अमाउंट होता है, मेडिकल फिक्स अमाउंट, वो 1,000 रुपये है, वो हर महीने काटा जाता है। हम दवाई लें या ना लें, हम हॉस्पिटल में जाएं या ना जाएं। अब जो हमारे पैनल हॉस्पिटल हैं वो हमें प्रॉपर इलाज नहीं कर रहे हमारा, क्यों? जो ये ऑफिसर अधिकारी बैठे हैं, रिटायर्ड अफसर भी वहाँ बैठा रखे हैं, और वहाँ जो पेमेंट होती है उसके अंदर कमीशन खाया जाता है, और हॉस्पिटल वाले उस कमीशन की वजह से उनकी 2-2, 3-3 साल तक पेमेंट नहीं होती, और इस वजह वो हमें क्या कहते हैं जाते ही कि भाई आपके यहाँ जो है हमारा बिल पास नहीं होता है, इसलिए हम एडमिशन नहीं करेंगे। और वो बहाने बना देते हैं कि हमारे पास बेड है ही नहीं, फुल बेड है और हमारे पास एडमिशन नहीं हो सकता, आप कहीं और जाइए। जब हम आज आर्मी हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ हमें कहा जाता है कि यहाँ केवल सर्विस पर्सनल को ही एडमिशन मिलेगा, आप पैनल हॉस्पिटल में जाइए। और हम ऐसे ही घूमते रहते हैं, हमें प्रॉपर इलाज नहीं मिलता। और हमारे जो ECHS के पॉली क्लिनिक बना रखे हैं, जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी उन्होंने ऑफिसर्स को ही बिठा रखा है मेडिकल अफसर बना करके, और वो भी हमें सारा दिन हमारा लगता है वहाँ जा कर के सुबह लाइन लगाते हैं, फिर अफसर के पास लाइन लगाते हैं, फिर दवाई लेने के लिए लाइन लगाते हैं, उसमें सारा दिन निकल जाता है। कोई हमारा हॉस्पिटल जो है 50 किलोमीटर दूर है, कोई 100 किलोमीटर दूर है, हम पूरा खर्चा करके वहाँ तक पहुँचते हैं, और हमारे लिए केवल सिंपल दवाई 50-50, 60-60 रुपये, 100-100 रुपये की दवाई लिखी जाती है सारे दिन में, और उसमें से भी आधी दवाई अन्य लिख दी जाती है कि है ही नहीं, और उसके लिए एक हफ्ते में आओ, कल आओ, परसों आओ, और हमेशा ही चक्कर काटते रहते हैं। और इस वजह से हम ज़्यादातर अपने लोकल दवाई ले लेते हैं लोकल डॉक्टर से, और अपना इलाज कराते रहते हैं, और पैसे हमारे वहाँ कट जाते हैं। तो ये हमारे साथ एक अन्याय है या नहीं है? इसलिए हम ये सारी बातें उठा रहे हैं। सर 10 दिन से ज़्यादा हो गया आपके प्रोटेस्ट चलते हुए, कब तक और चलेगा? नहीं, वो उधर ही है। कब तक चलेगा आप बताइए सर? जब तक हमारी बात गवर्नमेंट नहीं सुनती, अब ये प्रदर्शन हमेशा चलता रहेगा, परमानेंट हो जाएगा। अब 20 तारीख ने आपने देखा होगा यहाँ कई हज़ार आदमी आए थे, और वो ऑल ओवर इंडिया से आए थे। अब यहाँ बीच में जो बैठे हैं, जैसे मैं हूँ नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी का सेंट्रल बॉडी का मैं महासचिव हूँ और दिल्ली प्रदेश का प्रधान हूँ, तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे कितने आदमी हैं। तो यहाँ जितने आदमी बैठे हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हस्ती रखते हैं, और उनके पीछे हज़ारों आदमी और हैं। तो जिस दिन हम बुलाएंगे, जब भी हमें प्रोग्राम करना होगा और हम बुलाएंगे तो एक नोटिस देंगे, और पूरे इंडिया के लोग हमारे साथ यहाँ आ जाएंगे। तो सभी संस्थाओं के लोग यहाँ आएंगे जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी। तो उस दिन जंतर मंतर नहीं, रामलीला मैदान भी छोटा पड़ेगा, इतनी भीड़ हो जाएगी। और हम गवर्नमेंट को ये दिखा देंगे कि हमारे साथ जो ज्यादती की जा रही है, यदि उसको हल नहीं निकला तो आगे क्या होगा। हम जवानों को और किसानों को एक साथ जोड़ेंगे, और यहाँ
भीड़ इकट्ठी करेंगे और उसमें भी नहीं माना गया तो हम इनके इलेक्शन को भी फेल करा देंगे। तो इसी के साथ हमने देखा और बात किया पूर्व सैनिकों से, उन्होंने अपनी अपनी बात कही। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। जय हिंद, जय